नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर। जी। हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, क्यों बनती है। हाँ, और कैसे ये पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की चलती है। बिल्कुल, ये सिर्फ अकादमिक विषय नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में समझने की कोशिश है कि ये धरती और इस पर जो भी आर्थिक काम हो रहा है हाँ। वो कैसे जुड़े हैं। हाँ, एक तरह से पृथ्वी और अर्थव्यवस्था का जोड़। सही कहा, पृथ्वी प्लस अर्थव्यवस्था इक्वल टू आर्थिक भूगोल। और हाँ, ये यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही। बिल्कुल, सीधे सवाल आते हैं इससे। हाँ, पर उससे भी ज्यादा ये अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया देता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, कौन से बातें इन्हें प्रभावित करती हैं। वाह प्रेर, भारत और दुनिया के लेवल पर क्या सीन है? कृषि, उद्योग, व्यापार, सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधि से मतलब क्या है, स्रोत इन्हें कैसे बांटता है। अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इन्हें समझने के लिए क्या कहते हैं, 4 मुख्य हिस्सों में बांटता है। 4 हिस्से। हाँ, पहला है प्राथमिक गतिविधियां, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके। ये वो काम हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेती करना, खान से कुछ निकालना यानी खनन, जंगल से लकड़ी या फिर मछली पकड़ना। अच्छा, यानी रॉ मटेरियल वाली चीजें। हाँ बिल्कुल वही। भारत में देखें तो जैसे पूर्वी भारत में धान उगाना, पंजाब में गेहूं, असम में चाय। ये सब प्राइमरी है। समझ गए। और दूसरा है माध्यमिक गतिविधियां यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी। हाँ, इसमें हम वो जो प्रकृति से मिला है ना कच्चा माल, उसे लेते हैं और उसका रूप बदलते हैं, प्रोसेस करते हैं। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कपास से कपड़ा बन गया, गन्ने से चीनी, लोहे से स्टील, या फिर गाड़ियां बनाना। भारत में जैसे जमशेदपुर है स्टील के लिए। हाँ सुना है। या मुंबई, पुणे का एरिया जहां कपड़ा उद्योग था, अब आईटी भी काफी है। ये सब सेकेंडरी में आता है। ठीक है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तीसरा है तृतीयक गतिविधियां, टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी, इसे हम आमतौर पर सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं। हाँ सर्विस सेक्टर। यहाँ कोई चीज बनती नहीं, उगाई नहीं जाती, बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सब सेवाएं हैं। आईटी सर्विसेज भी। हाँ बिल्कुल, भारत में बैंगलोर, हैदराबाद, ये बड़े आईटी हब्स बन गए। ये सब टर्शरी में आएगा। ओके, और चौथा भी है आपने कहा था। हाँ, चौथा है चतुर्थक गतिविधियां, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ये थोड़ा मतलब नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये क्या है? ये असल में ज्ञान और सूचना पर आधारित है, नॉलेज बेस्ड। हाँ, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ, हाई एंड आईटी, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी वगैरह। बिल्कुल, कंसल्टेंसी भी। ये एक तरह से टर्शरी का ही और ज्यादा स्पेशलाइज्ड दिमाग वाला हिस्सा है। दिलचस्प है। तो ये 4 हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। जी, इनसे पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनती है। स्रोत में इनको याद रखने का कोई तरीका बताया था? हाँ, एक आसान सा एक्रोनिम है, PSTI। PSTI। हाँ, P से प्राइमरी, S से सेकेंडरी, T से टर्शरी, ओके। PST। और इन सबको जोड़ने वाला, चलाने वाला I यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, अच्छा, PSTI, ये फ्रेमवर्क बढ़िया है। हाँ, इसी के इर्द गिर्द हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि ये कैसे तय होता है कि कौन सी गतिविधि कहाँ होगी। मतलब कहीं खेती क्यों और कहीं फैक्ट्री क्यों? ये बहुत ही कोर सवाल है आर्थिक भूगोल का। हाँ, और इसका जवाब एक चीज में नहीं है, कई सारी चीजें मिलकर तय करती हैं। स्रोत इन्हें 4 ग्रुप्स में रखता है। 4 ग्रुप्स? हाँ। कौन कौन से? पहला, भौतिक या प्राकृतिक कारक, नेचुरल Okay. फैक्टर्स। ओके। सीधी सी बात है, जैसी जमीन होगी, जैसा मौसम होगा, वैसा ही तो काम होगा। मतलब जलवायु, मिट्टी। हाँ, जलवायु, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, पानी है या नहीं, खनिज मिलते हैं या नहीं, और जमीन कैसी है, पहाड़ी या मैदानी, स्थलाकृति जिसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्राकृतिक। दूसरा है मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स। लोग। बिल्कुल, लोग। क्या वहां काम करने वाले कुशल लोग हैं, स्किल्ड लेबर? आबादी कितनी है, उनकी क्षमता क्या है? और एक बहुत जरूरी चीज, उद्यमिता। मतलब लोगों में बिजनेस शुरू करने का जज्बा, वो रिस्क लेने की क्षमता है या नहीं। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, वही। ठीक है।
प्राकृतिक हो गए, मानवीय हो गए, तीसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। पैसे वाली बातें। हाँ, मतलब बिजनेस चलाने के लिए क्या जरूरी है? बाजार है पास में। हाँ, माल बेचना भी तो है। बिल्कुल। फिर वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें, रेल, बिजली है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। और पैसा? बिजनेस शुरू करने के लिए, चलाने के लिए कैपिटल आसानी से मिलता है। ओके। बाजार, इंफ्रा, कैपिटल। जी। और चौथा है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सरकार का रोल। हाँ, सरकार की नीतियां बहुत मायने रखती हैं। क्या सरकार किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है? सब्सिडी वगैरह। हाँ, सब्सिडी, टैक्स में छूट, या फिर सरकार ने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाया हो जहां बिजनेस करना आसान हो। अच्छा, तो ये चारों मिलकर तय करते हैं, प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज से काम चल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहता है। जैसे मान लीजिए कहीं खनिज बहुत हैं, हाँ। पर अगर वहां लेबर नहीं है, या बाजार तक ले जाने का रास्ता नहीं है, या सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो शायद वहां बड़ा उद्योग ना लगे। अच्छा। दूसरी तरफ हो सकता है कहीं संसाधन कम हो, पर वहां लोग बहुत कुशल हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सरकार सपोर्ट करे, तो वहां विकास ज्यादा हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सब कुछ इंटरलिंक्ड है। एग्जैक्टली। असली खेल इसी इंटरलिंकेज का है। कैसे आप इन सब कारकों को जोड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब PSTI फ्रेमवर्क पर वापस चलते हैं। P यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, खासकर कृषि पर बात करते हैं। भारत के लिए तो ये बहुत ही अहम है। हाँ बिल्कुल, कृषि तो भारत की, आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। स्रोत बताता है कि इसके भी कई रूप हैं। एक तो है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। निर्वाह मतलब गुजारे के लिए? हाँ बिल्कुल। किसान का मेन मकसद होता है अपने और अपने परिवार के अनाज उगाना, बेचने के लिए ज्यादा नहीं। कहाँ होती है ये ज्यादा? ये अक्सर छोटे खेतों पर पारंपरिक तरीकों से होती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में ये आम है। ओके। और दूसरी है वाणिज्य कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। ये तो नाम से ही लग रहा है बेचने के लिए। हाँ, यहाँ सीधा मकसद है उगाओ और बेचो, बड़े पैमाने पर होती है। मॉडर्न मशीनें, तकनीक सब इस्तेमाल होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में? बिल्कुल सही। पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल की जो खेती है वो इसका क्लासिक उदाहरण है। ठीक है। और तीसरा है वृक्षारोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन जैसे चाय के बागान? एग्जैक्टली। चाय, कॉफी, रबर, केला, इसमें बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल उगाई जाती है। अक्सर ये नकदी फसलें होती हैं, मतलब कैश क्रॉप्स। उद्योगों के लिए या एक्सपोर्ट के लिए? हाँ, जैसे असम के चाय बागान, कर्नाटक के कॉफी एस्टेट्स, केरल के रबर बागान। भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए, खाने वाली फसलों में तो चावल, गेहूं, मक्का, ये सब हैं ही। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। फिर कैश क्रॉप्स में चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, ये किसानों की कमाई का जरिया है। और पशुपालन वगैरह? वो भी कृषि में ही आता है। हाँ बिल्कुल। पशुधन, डेयरी फार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात का अमूल मॉडल तो सब जानते हैं। पंजाब भी डेयरी में काफी आगे है। और मछली पालन? हाँ, मत्स्य पालन, फिशरीज, जो तटीय इलाके हैं जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रा, वहाँ ये एक बड़ी आर्थिक गतिविधि है। ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज की बात। अब हाँ, खेतों से फैक्ट्रियों की तरफ चलें। हाँ, इस पे आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, उद्योग। भारत में इंडस्ट्रीज का क्या सीन है? कैसे बांट सकते हैं इन्हें? उद्योगों को समझने का एक तरीका है कि वो कच्चा माल कहाँ से ले रहे हैं। अच्छा। जैसे कृषि आधारित उद्योग हैं, एग्रो बेस्ड। चीनी मिलें गन्ने पर चलती हैं। सूती कपड़ा मिलें कपास पर। हाँ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है। फिर आए खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड, लोहा इस्पात है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है। ये तो जहाँ खनिज मिलेंगे वहीं होंगे ज्यादातर। हाँ, अक्सर। और फिर मशीन आधारित उद्योग भी हैं, जैसे गाड़ियां बनाना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। भारत में कौन से इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल हब्स माने जाते हैं? कुछ जाने पहचाने क्षेत्र हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार वाला एरिया, जहाँ खनिज है। हाँ, तो वहाँ लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा है। फिर मुंबई पुणे बेल्ट है, पहले कपड़ा बहुत था, अब IT और दूसरी सर्विसेज भी बहुत है। दिल्ली NCR भी एक बड़ा हब है सर्विस इंडस्ट्रीज का, ऑटोमोबाइल का। और कोई इंडस्ट्री कहीं क्यों लगती है? इसके पीछे क्या वही पहले वाले कारक काम करते हैं? बिल्कुल, वही चारों ग्रुप्स, प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक। जरा दोबारा बताइए, इंडस्ट्री के लिए कैसे लागू होते हैं? देखिए, फैक्ट्री लगानी है तो क्या चाहिए? पहले तो कच्चा माल, या तो पास हो या आसानी से आ जाए। ठीक। फिर बना हुआ माल बेचने के लिए बाजार पास हो।
माल लाने ले जाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट, बिजली चाहिए लगातार। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, बिल्कुल। फिर काम करने के लिए लोग चाहिए, स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी। मानवीय कारक। हाँ, और आखिर में सरकार की पॉलिसीज, टैक्स कैसा है, नियम कानून कैसे हैं, ये सब देखकर ही कोई इंडस्ट्री लगाता है। समझ गए, जहां ये सब मिलेगा वहीं उद्योग लगेंगे। जी। तो हमने फसल उगा ली, सामान बना लिया, अब इसे ग्राहक तक पहुंचाना है। हाँ, अब आता है व्यापार और परिवहन का रोल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ये शायद हमारे PSTI फ्रेमवर्क का T और I वाला हिस्सा है, टर्शियरी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उत्पादन का फायदा तभी है जब वो बिके, और बिकने के लिए चाहिए व्यापार। ट्रेड ये 2 लेवल पर होता है, एक तो आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। देश के अंदर। हाँ, देश के अंदर ही, राज्यों के बीच में या एक ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में, जैसे पंजाब से अनाज दिल्ली आ गया या दक्षिण भारत चला गया। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, जब 2 या ज्यादा देशों के बीच लेन देन हो। भारत के मुख्य एक्सपोर्ट्स क्या हैं? स्रोत बताता है कपड़े, पेट्रोलियम उत्पाद जो हम कच्चा तेल मंगाकर रिफाइन करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। और मंगाते क्या है हम ज्यादा? इंपोर्ट। इंपोर्ट में सबसे बड़ा तो कच्चा तेल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, ये सब काफी मंगाते हैं। और ये सारा व्यापार होता कैसे है? मतलब सामान जाता कैसे है? इसके लिए चाहिए मजबूत परिवहन प्रणाली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड, रेल। हाँ। सड़कें, रोडवेज, रेल लाइनें, रेलवेज, हवाई रास्ते, एयरवेज, और पानी के जहाज, वाटरवेज। ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क ही है जो फैक्ट्रियों को, खेतों को, बाजारों से और हम जैसे उपभोक्ताओं से जोड़ता है। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी, व्यापार उतना आसान और सस्ता। सही बात है। अच्छा, आपने पहले SEZs का जिक्र किया था और आजकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बहुत बात होती है। हाँ, ये क्या चीज़ है? स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? ये असल में सरकारी कोशिशें हैं आर्थिक विकास को एक दिशा देने की। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक खास एरिया होता है जहां बिजनेस करने के नियम कानून बाकी देश से थोड़े अलग, ज्यादा आसान होते हैं। टैक्स में छूट मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। क्यों बनाते हैं ये? मेन मकसद होता है एक्सपोर्ट बढ़ाना, बाहर से निवेश लाना और नौकरियां पैदा करना। भारत में है ऐसे जोन्स? हाँ, काफी हैं। सूरत में है, नोएडा में, चेन्नई में। ये कुछ सफल उदाहरण है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये क्या है? ये SEZ से भी बड़ा प्लान है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। इसमें क्या करते हैं कि 2 बड़े शहरों या पोर्ट्स को हाई स्पीड रेल और रोड से जोड़ते हैं। ओके। और उस पूरे रास्ते के आसपास नए इंडस्ट्रियल शहर, लॉजिस्टिक हब वगैरह डेवलप करते हैं। मकसद होता है उस पूरे रूट पर तेजी से औद्योगिक विकास करना। अच्छा, मतलब एक पूरी पट्टी विकसित करना। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक और बात आती है, क्षेत्रीय असमानता की, रीजनल डिस्पैरिटी। मतलब ये कि विकास सब जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ इलाके बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। स्रोत भी यही कहता है। कुछ इलाके जिन्हें हम पिछड़ा कह सकते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से, वहां शायद निवेश कम हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना या नीतियां सही नहीं रहीं। और कुछ इलाके अग्रणी हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जहां इंडस्ट्री ज्यादा है, विकास तेज है। ये असमानता क्यों होती है? ये भी आर्थिक भूगोल का सवाल है। बिल्कुल। और इसे कैसे कम किया जाए, ये भी। ये फिर वही बात है कि सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं, उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो ज्यादा जरूरी है। सही कहा। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। भारत से बाहर दुनिया के नक्शे पर क्या दिखता है? कौन है बड़े आर्थिक खिलाड़ी? ग्लोबल लेवल पर देखें तो कुछ देशों का दबदबा साफ है। अमेरिका, चीन। हाँ, ये तो है ही। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी एक बड़ी ताकत है, जापान भी है। इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी और विविध हैं। और अलग-अलग महाद्वीपों की क्या खासियतें हैं? हाँ, वो भी है, खासकर प्राइमरी प्रोडक्ट्स में। जैसे मिडल ईस्ट का नाम लो तो तेल। हाँ, तेल और गैस। दक्षिण अमेरिका से कॉफी, सोयाबीन, चीनी, ये सब खूब एक्सपोर्ट होता है। अफ्रीका? अफ्रीकी देश अपने खनिजों के लिए जाने जाते हैं, सोना, हीरा, कोबाल्ट और कोको जैसी फसलें भी। और ये सारा सामान दुनिया भर में घूमता कैसे है? मतलब ग्लोबल ट्रेड के रास्ते कौन से हैं? कुछ समुद्री रास्ते बहुत ही अहम हैं, जैसे स्वेज नहर। हाँ, सुना है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यूरोप और एशिया के बीच का रास्ता बहुत छोटा कर देती है। और पनामा नहर? वैसे ही पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये जहाजों का टाइम और पैसा दोनों बचाती हैं। और कुछ बंदरगाह हैं जो दुनिया के व्यापार के गेटवे बन गए हैं, जैसे चीन का शंघाई, सिंगापुर, यूरोप में रॉटरडैम।
अच्छा। यहाँ से खरबों डॉलर का माल आता जाता है हर साल। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी कनेक्टेड है। वाह। तो हमने काफी कुछ देख लिया, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, SEZ, कॉरिडोर और फिर ग्लोबल लेवल पर भी। जी। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो क्या कहेंगे, इसका निचोड़ क्या है? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? निचोड़ यही है कि आर्थिक भूगोल असल में जगह और अर्थव्यवस्था के रिश्ते को समझता है। जगह और अर्थव्यवस्था का रिश्ता, व्यापार, परिवहन, इन सब का स्पेस में जो वितरण है, जो फैलाव है और उनके जो आपसी कनेक्शंस हैं, हाँ। उसको समझने का विज्ञान है। वो PSTI वाला फ्रेमवर्क याद है ना? हाँ, PSTI, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इंटरनेशनल ट्रेड। वो इस पूरे ताने बाने को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। मेन बात है संसाधन, गतिविधि और क्षेत्र के बीच का लिंक समझना। Why is what where? बिल्कुल। तो ये चर्चा साफ करती है कि आर्थिक भूगोल सिर्फ कोई किताबी विषय नहीं है। ये हमें अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों को समझने में मदद करता है। खाना कहाँ से आ रहा है, कपड़े कहाँ बन रहे हैं, नौकरियां कहाँ मिल रही हैं, इन सब के पीछे के बड़े पैटर्न क्या हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी जानना जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते ये एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज हमने जिन फैक्टर्स की बात की, संसाधन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड, ये सब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, बदल तो रहे। क्लाइमेट चेंज है, AI और ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो इन सबको देखते हुए आज से 20 साल बाद दुनिया का या भारत का आर्थिक नक्शा कैसा दिख सकता है? सोचने वाली बात है। क्या आज की बड़ी आर्थिक ताकतें तब भी वहीं होंगी, या कोई बिल्कुल नई इंडस्ट्री, कोई नया इलाका एकदम से उभर कर आ सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।